हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि पिछले वाले पार्ट में हमने 10वीं कक्षा के मैथमेटिक्स का 1 से लेकर 23 तक के सभी ऑब्जेक्टिव सवालों को सॉल्व कर लिए थे। और आज की इस बेहतरीन वीडियो लेक्चर में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के मैथमेटिक्स का क्वेश्चन 24 से लेकर 50 तक के ऐसा इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे जा सकते हैं। यदि आप इस 10वीं का एग्जाम दे रहे हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का सलूशन देख लेते हैं। हे दोस्तों, जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 24 को देख पा रहे हैं। यहाँ पे सवाल कहता है कि यदि एपी का प्रथम पद ए और सार्वंतर यानी पदांतर डी हो तो एनवां पद क्या होगा। पहला ऑप्शन में दिया गया ए प्लस एन माइनस वन गुने डी। ऑप्शन बी कहता है ए प्लस एन माइनस टू गुने डी। सी में दिया गया ए प्लस एन डी और ऑप्शन डी में दिया गया है ए माइनस एन माइनस वन गुने डी। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हमारा वीडियो सीरीज का पहला क्वेश्चन के जवाब आप सभी को वीडियो के नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिखना होता है। तो यार जल्दी से वीडियो के नीचे चले जाइए और कमेंट बॉक्स में इसका क्या सही जवाब होगा लिख के चले आइए। उसके बाद में क्वेश्चन 25 को देखिए। क्वेश्चन 25 क्या कहता है कि यदि किसी एपी का पहला पद ए और सार्वंतर डी हो तो इन पदों का योग क्या होगा। याद रखिएगा, इन पदों का योग का सूत्र पूछा जाता है तो आपसे वो एसएन का फार्मूला पूछा जाता है। और एसएन ज्ञात करने का आसान फार्मूला n/2 × 2a प्लस n माइनस वन गुने डी होता है, जो कि ऑप्शन सी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। अगला सवाल क्वेश्चन 26 को देखिए कि समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 10,7,4 डॉट डॉट का तीसरा पद क्या होगा। यहाँ पे तीसरा पद ज्ञात करने का आसान फार्मूला का यूज करेंगे हम लोग। ए प्लस 30 में से ए कम करेंगे तो 29 हो जाएगा, इसके साथ डी लगा देंगे। तो ये रहा हमारा फार्मूला। तो इसके लिए हमें चाहिए ए का मान। तो दोस्तों ए को हम लोग कहते हैं प्रथम पद, अर्थात ए का मान 10 है तो 10 लिखेंगे प्लस 29 गुने डी का मान। अब आइए डी कैसे ज्ञात करते हैं, आसान तरीके से निकालते हैं। तो डी बराबर होता है ए टू माइनस ए वन। तो दोस्तों ए टू का मान 7 है तो 7 लिखेंगे। ए वन का मान 10 है तो 10 लिखेंगे। 7 में से 10 घटाएंगे तो ये -3 हो जाएगा। तो डी के बदले में हम -3 लिख देंगे। अब यहाँ पे 10 का 10 लिखेंगे, प्लस का प्लस के बदले में हम माइनस लिखना होगा। क्यों? क्योंकि प्लस में माइनस न करने पे ये माइनस हो जाता है। अब 29 में 3 से ना करेंगे तो 9 तिया ये 27 का 7 कैरी 2 हो जाएगा और 3 6 और 2 ये 8 हो जाएगा। अब 10 में से 87 घटा लीजिए तो ये हो जाता है -77। आइए ऑप्शन के मुताबिक चलते हैं। तो ऑप्शन में दिया गया है -77 ऑप्शन बी में, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल 27 नंबर देखिए, समांतर श्रेणी -3 -1/2 2 डॉट डॉट का 11वां पद क्या होगा। या ये इसका 11वां पद ज्ञात करते हैं। 11वां पद ज्ञात करने का आसान फार्मूला ए प्लस 11 में से ए कम करेंगे तो 10 डी हो जाएगा। अब हमें चाहिए ए का मान। दोस्तों फिलहाल यहाँ पे ए का मान -3 दिख रहा है तो -3 लिखेंगे गुने 10 गुने डी का मान। आइए डी का मान कैसे ज्ञात करते हैं, हम आप सभी को बता रहे हैं। a2 माइनस a1, तो a2 का मान दोस्तों -1/2 है तो आप लिखेंगे -1/2 माइनस a1 का मान। तो a1 का मान -3 है तो माइनस और माइनस मिलकर ये +3 हो जाएगा। तो 2 और 1 का एल्सियम लीजिएगा तो 2 हो जाएगा। -1 में x ना कीजिए तो -1 हो जाएगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा। -1 और +6 मिलकर 5 हो जाएगा और बटा 2, यानी डी का मान हमारा 5/2 आया है। तो डी के बदले में हम 5/2 लिख सकते हैं। 2 10 को काटेगा 5 मरतबे तो यहाँ पे होगा -3 प्लस 5 में 5 ना करेंगे तो 25 जाएगा। -3 + 25 मिलकर ये हो जाता है 22। अतः क्वेश्चन का सही जवाब 22 होगा। ऑप्शन से चलेंगे तो ऑप्शन ए में 22 दिया जा चुका है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। अगला सवाल कहता है सभी वर्ग आपस में डॉट डॉट होते हैं। बहुत ही सिंपल सवाल पूछा गया क्वेश्चन 28। आइए इसका सही जवाब हम आज सभी को बता रहे हैं। देखिए जितने भी वर्ग होते हैं ना ये आपस में समरूप होते हैं, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 29 क्या कहता है कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF की संगत भुजाएं समानुपाती है तो संगत कोण बराबर भी है। तो त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में संबंध क्या हो जाएगा। तो जब भी त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF के समानुपाती होंगे और संगत कोण बराबर होंगे तो ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएगा, नहीं बल्कि सर्वांगसम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सर्वांगसम। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल क्या कहता है कि त्रिभुज की भुजा के शीर्ष नियामक x1 y1 x2 y2 तथा x3 y3 दिया गया है
तो त्रिभुज का केंद्र का नियामक क्या हो जाएगा? आप जानते होंगे कि त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला का यूज हम लोग करते हैं। वो होता है x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3। तो वहीं पे होता है y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। इस प्रकार का ऑप्शन सी में देने के कारण क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। अगला सवाल क्वेश्चन 31 को देखिए कि वृत्त के चाप की लंबाई बराबर क्या होता है। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है क्वेश्चन 31, और इसका जो सही जवाब होगा ना वो हो जाएगा, देखिए वृत्त के चाप का जो लंबाई होता है वो पाई आर थीटा बटा 180 होता है, लेकिन इस प्रकार का ऑप्शन कहीं नहीं दिया गया है। लेकिन ऑप्शन बी में देखिएगा ना तो दो से यदि 360 घटाइएगा तो 180 में तो कट जाएगा, तो ऊपर बच गया पाई आर थीटा बटा 180। तो इस प्रकार का ऑप्शन बी में देने के कारण क्वेश्चन का सही ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए अगला सवाल क्वेश्चन 32 को देख लेते हैं। क्वेश्चन 32 में भी हमसे फार्मूला पूछा गया है। कहता है कि अर्धवृत्त की परिमिति क्या होती है। आप जानते होंगे कि अर्धवृत्त का परिमिति पाई प्लस 2 इंटू आर होता है, जो कि ऑप्शन सी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में देखिए कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। यहाँ पे हमें अर्धवृत्त का फॉर्मूला भी बताना होगा। तो क्वेश्चन 33 का यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, 1/2 पाई आर स्क्वायर। देखिए वृत्त का फॉर्मूला क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर होता है। तो जब अर्धवृत्त पूछा जाए आधा वृत्त तो इसमें 2 से भाग लगा दीजिए, तो पाई आर स्क्वायर बटा 2 कर सकते हैं या 1/2 पाई आर स्क्वायर भी कर सकते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन 34 को देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पे आपसे वलय का फॉर्मूला पूछ लिया गया है। तो दोस्तों वलय का फॉर्मूला क्या होता है, तो पाई इंटू बड़कार प्लस छोटकार इंटू बड़कार माइनस छोटकार होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 34 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, पाई इंटू बड़कार प्लस छोटकार इंटू बड़कार माइनस छोटकार हो जाएगा। आइए अगला सवाल कहता है, दो वृत्त की त्रिज्याएँ क्रमशः 8 सेमी और 6 सेमी हैं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों को योग के बराबर है। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। कहता है कि दो वृत्त का त्रिज्या यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है। अब इन दोनों त्रिभुज के त्रिज्या जो है इनका जब जोड़ देंगे, त्रिज्या ज्ञात करें इन दोनों क्षेत्रफलों के बराबर। देखिए क्या करेंगे कि पाई आर स्क्वायर 1 करेंगे, फिर करेंगे पाई आर स्क्वायर। देखिए हम यहाँ पे पाई कर देते हैं, एम लिखा गया, पाई आर 2 का स्क्वायर। ये कितने के बराबर है, तो पाई आर स्क्वायर के बराबर है। दोनों में हमारा पाई कमन भी रहा है, तो पाई को कमन करेंगे तो ये R1 प्लस R2 हो जाएगा। यहाँ पे है पाई आर स्क्वायर, तो ये पाई से पाई कट जाएगा, तो यहाँ पे R1 प्लस R2 बराबर R बचेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा 8 2 10 होगा, जो कि ऑप्शन सी में है। तो क्वेश्चन 35 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल 36 नंबर को देखिए, कहता है कि उस वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 44 सेमी है। व्यास अर्थात डी बराबर फॉर्मूला हमारा 2r होता है। इसके लिए सबसे पहले हमें r की जरूरत पड़ेगी। r का फॉर्मूला होता है परिधि बटा 2 पाई। तो परिधि का मान कितना दिया गया, 44 दिया गया है, बटा 2 पाई का मतलब 2 गुने 22 बटा 7, तो बटा 7 ऊपर जाके गुना 7 हो जाएगा। तो 22 दूनी 44, 2 से 2 कटेगा, तो यहाँ पे केवल 7 बचेगा। अब हमें ज्ञात करना है डी यानी 2r, 2 गुने r का मान, तो r का मान हम 7 ज्ञात किए हैं। तो 7 दूनी कितना होता है दोस्तों, तो 14 होता है ना जी। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा 14। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन 32 क्या कहता है, एक वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेमी है। चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना काफ़ी ही सिंपल होता है। इसके लिए एक फार्मूला का यूज़ करते हैं हम लोग, 1/4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे भी हमें r का मान चाहिए और परिधि का मान दिया गया है, तो परिधि बटा 2 पाई कर देंगे। यानी परिधि का मान 22 है, तो 22 बटा 2 गुने फिर 22 बटा 7 कर देंगे। 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, तो 7 बटा 2 बचेगा। तो हम लिखेंगे 1/4, पाई का मान लिखेंगे 22 बटा 7, r का मान 7 बटा 2 है, इसे 2 बार लिखेंगे 7 बटा 2, 7 बटा 2। एक 7 से एक 7 कट जाएगा, 11 दूनी 22 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 11 तियाँ 33 जाएगा, और ये 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो 33 बटा 8 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यदि यहाँ पे देखेंगे सर, यहाँ पे 11 7 77 हम थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए हैं। देखिए क्या किए हैं कि 1/4 तो हम लोग सेम टू सेम लिखे थे, पाई का मान 22 बटा 7 और इस 7 बटा 2 आया था, 7 बटा 2 आया था। ठीक है, तो 7 से 7 कटा, 2 दूनी 4, 11 दूनी 22, तो 11 7 77 और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 77 बटा 8 क्वेश्चन का सही जवाब होगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं। क्वेश्चन 38 क्या कहता है कि cos 60 डिग्री प्लस 1 cos 60 डिग्री माइनस 1 बराबर क्या होगा। तो देखिए cos 60 का मान हमारा 1/2 होता है,
और इसे +1 कर देंगे, यानी बट्टा का जोड़, नीचे भी 1/2 -1 कर देंगे, बट्टा का घटाव। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 - 1 उसके बाद में 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 और 2 ये 3/2 हो गया है, ये 0/2 हो गया है। तो लिखेंगे 3/2 यानी 3/2 गुने 2, ये 0 हो गया। तो 2 से 2 कट गया। अब 3 में भाई साहब हमें 0 से भाग लगाना है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38 का जो सही जवाब हो जाएगा वो -3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला सवाल कहता है कि यदि थीटा बराबर 45 डिग्री हो तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। यानी कॉस स्क्वायर 45 डिग्री का मान, तो वहीं पे माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कॉस से 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। 1/√2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1/2 होगा, फिर माइनस 1/2 होगा। कटा दीजिए तो भी 0, या बट्टा का घटाव बनाइएगा तो भी 0 होगा। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा 0। अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन 40 को देख लीजिए। क्वेश्चन 40 को तो आप देखिए कि इसका आंसर बता सकते हैं। ये कोटिपूरक वाला जितने भी फॉर्मूला होते हैं ना, यदि प्लस में दिए गए हों या बट्टा में दिए गए हो तो ट्रिक जान लीजिए, उसका सही जवाब 1 आता है। यदि वह क्वेश्चन माइनस में दिया गया हो तो ज़्यादातर उसका आंसर 0 अर्थात 0 आता है। तो यहाँ पे बट्टा में भी दिया गया है और जोड़ में भी दिया गया है, तो हम यूज करेंगे फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का, तो उसका मान 1 होता है। इसलिए इसका सॉल्यूशन करेंगे तो भी इसका सही जवाब 1 आएगा। अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन 41 को देख लीजिए। दोस्तों क्वेश्चन 41 क्या कहता है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसका सलूशन करेंगे तो सही जवाब कॉस थीटा आ जाएगा। उम्मीद है इसका सलूशन तो आप सभी को मालूम होगा। प्रश्नावली 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1 में जब जाइएगा ना तो 3 नंबर में क्वेश्चन ये आपको मिलता है। अगला सवाल कहता है 1 + tan स्क्वायर बटा 1 + cot स्क्वायर बराबर क्या होगा। इसका तो सलूशन बता चुके हैं कि ऊपर यदि रहेगा tan स्क्वायर थीटा तो क्वेश्चन का सही जवाब tan स्क्वायर थीटा ही होगा। ऊपर रहेगा cot स्क्वायर थीटा तो क्वेश्चन का आंसर भी cot स्क्वायर थीटा ही होगा। तो यहाँ पे है tan स्क्वायर ए, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब tan स्क्वायर ए ही होगा। अगला सवाल कहता है सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। यहाँ पे आपसे केवल फार्मूला पूछ लिया गया 43 नंबर क्वेश्चन में। दोस्तों क्वेश्चन का सही जवाब 1 + tan स्क्वायर थीटा होगा, क्योंकि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। उसके बाद में है कि 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ना जी। तो यहाँ पे क्वेश्चन 44 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 + cot स्क्वायर थीटा होता है। अगला सवाल देखेंगे तो आप पाएंगे दिया गया tan 26 बटा cot 64 डिग्री का मान क्या होगा। tan 26 को तोड़िएगा cot 64 हो जाएगा, नीचे cot 64 है, cot 64 से cot 64 कट जाएगा तो प्राप्त संख्या p होगा, जो कि ऑप्शन सी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन 46 को देख लीजिए। दोस्तों क्वेश्चन 46 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रायिकता का मान नहीं हो सकता है। आसान शब्दों में जानिए, कोई भी प्रायिकता का मान 1 से बढ़कर नहीं हो सकती है। कहता है कि कौन सी घटना का प्रायिकता का मान नहीं हो सकता है। तो हालांकि -1 भी घटना की प्रायिकता का मान नहीं होगा और 3 भी नहीं होगा। तो हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा मिस आउट है, आप इसका सोल्यूशन देख लीजिएगा। अगला सवाल कहता है 2 मित्र एक पीके को उछालते हैं, यदि उसमें से एक जीतने की प्रायिकता का जो मान है वो 0.71 है तो दूसरे मित्र की जीतने की प्रायिकता क्या हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे 1 - 0.71 कर देंगे, यानी 1 पॉइंट हम डबल 0 बैठा सकते हैं और 0.17 हो गया। 10 में से 7 जाएगा तो ये 3 बचेगा। ठीक है, यानी आप क्या कीजिए कि सॉरी 1 था, यहाँ पे हम थोड़ा सा गलती कर दी है। 1.0 करेंगे, 1 - 0.71 था। 10 में से कम करेंगे 9 हो जाएगा। ठीक है, एंड जब घटाएंगे तो 0.29 आ जाएगा, आएगा ना जी। तो यहाँ पे क्वेश्चन 47 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 0.29। अगला सवाल कहता है कि किसी परीक्षण में अधिकतम और न्यूनतम परमाणु का अंतर क्या कहलाता है। उम्मीद है आप सभी को मालूम होगा कि परिसर का एक फॉर्मूला हम लोग ज्ञात करते हैं, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन 48 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। परिसर का ही फॉर्मूला होता है अधिकतम मान और न्यूनतम मान का अंतर परिसर कहलाता है। अगला सवाल 49 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि मादक और बहुलक में कौन सा संबंध सत्य है। तो दोस्तों माध्यक और बहुलक में जो संबंध की सत्यता की जब जांच की जाती है तो माध्यक माइनस बहुलक बराबर 3 × माध्य माइनस माध्यिका होता है, जो कि ऑप्शन सी में है। और कई बार मैट्रिक के एग्जाम पेपर में इस प्रकार से ना देकर दिया जाता है 3 × माध्यक माइनस 2 × माध्य, ये भी होता है बहुलक का फॉर्मूला।
अगला सवाल क्वेश्चन 50 को देखेंगे तो आप पाएंगे, कहता है इतना का बहुलक याद कीजिए। भाई साहब ऐसे क्वेश्चन तो मैट्रिक एग्जाम में 100% आना तय है। ऐसे सवालों का सलूशन आपको कैसे करना है, तो कोई ऐसा संख्या जो इस आंकड़े में सबसे ज़्यादा बार आती हो, ऐसे सभी संख्या बहुलक कहलाएंगे। जैसे देखेंगे ना तो 2 को देखिए, यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे लगातार 3 बार है, 4 5 ये 6, यानी इस पूरे आंकड़े में 2 एक ऐसी संख्या जो 6 बार आई है। 6 बार या 6 बार से ज़्यादा बार आने वाली कोई अन्य संख्या नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का बहुलक 6 ही दो आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा 2। इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 24 से लेकर क्वेश्चन नंबर 50 तक के सभी इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का सॉल्यूशन, जो कि आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ही इंपॉर्टेंट था। उम्मीद है आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो हे दोस्तों, मैं मुख्यमन सारी जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए वीवीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।